हेलो एवरीवन, हेयर गोज द डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो आज हम जीआईबी के पेपर 1 के चैप्टर 18 को करेंगे, जो कि मॉड्यूल बी का सेकंड लास्ट चैप्टर है। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट्स। तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स यानी एसएनए, ये क्या होता है? ऑल यूएन मेंबर नेशंस आर एडवाइज टू प्रिपेयर एंड रिपोर्ट देयर नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क आउटलाइंड इन द मोस्ट रिसेंट एडिशन, नेमली द 2008 एसएनए, which was updated version of 1993 एसएनए। एसएनए यानी कि सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। बेसिक क्रक्स ये है कि जितने भी यूएन के यानी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, जो भी देश, उन सबको इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? जिससे कि एक रूपता आ सके। भाई अगर मान लीजिए 200 देश हैं और सबने अलग अलग अपना 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 स्टैंडर्ड बना रखा है अकाउंटिंग का, तो फिर आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना। तो कंपेयर करने के लिए या एक एनालाइज करने के लिए जो डेटा है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। तो समझ लीजिए वो फॉर्मेट, वो रिपोर्टिंग जो प्रोसीजर है, जो स्ट्रक्चर है अकाउंटिंग का, वो सब कुछ एसएनए के अंतर्गत आता है, जिसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, जो कि 2008 में अपडेट हुआ है। इससे पहले 1993 का यूज़ होता था। With structural transformation in the economy, it is necessary to revise the base year of macroeconomic indicators, including GDP, index of industrial production, consumer price index, etc. तो देखिए भैया आगे कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक, हम पहले बात कर चुके हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक मतलब हाउस होल्ड लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब पूरे देश के लेवल पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है? ये जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक में आता है। तो इन पैरामीटर्स को कंपेयर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए आपस में, या पिछले को नए से एनालाइज करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया इकोनॉमी में, उसके अंतर्गत एसएनए है। ये फिर से ही बताया गया है। इंडिया एंड सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एसएनए 2008। हिंदुस्तान मतलब भारत का और सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स का क्या संबंध है वो बताया है। द सीएसओ मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इशूड फ्रेश एंड अमेंडेड नेशनल अकाउंट्स डेटा इन जनवरी 2015, रिजल्टेड इन 2 चेंजेस। तो 2015 जनवरी में नेशनल अकाउंट्स डेटा नया रिप्रेजेंट किया था किसने? सीएसओ ने, सेंट्रल ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। द बेस ईयर हैज़ बीन चेंज फ्रॉम 4-5 टू 11-12। तो जो बेस ईयर था वो पहले 4-5 2004-2005 चलता था। नया बेस ईयर कितना हो गया था? 11-12। द टेक्निक्स फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल अकाउंट्स हैज़ ऑल्सो बीन रिवाइज दिस टाइम टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड इंटरनेशनल रिकग्नाइज स्टैंडर्ड। इसके साथ ही साथ 2015 जनवरी में जब उन्होंने अकाउंट्स पेश किए हैं भारत ने, तो उसमें उन्होंने एसएनए 2008 को भी अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो 2 चेंजेस हुए। क्या हुआ? बेस ईयर 2004-5 से बदल कर 11-12 कर दिया, और एसएनए 2008 को अडॉप्ट कर लिया। द मेजर चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड इन द रिवीजन ऑफ एसएनए 2008 आर एज फॉलोज। क्या क्या मुख्य रूप से क्या बदलाव किए गए एसएनए 2008 में? हेडलाइन ग्रोथ रेट विल बी henceforth be measured by GDP at constant market price. Previously growth was assessed in terms of GDP growth rate at factor cost and constant prices. अब क्या है, आज की डेट में जो नया एसएनए 2008 आया था, उसमें मेजर चेंज क्या किया गया था कि जो जीडीपी था वो पहले फैक्टर कॉस्ट पे होता था, लेकिन अब वो मार्केट प्राइस पर मेजर किया जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस आया था। एस्टिमेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ईच सेक्टर विल नाउ बी प्रोवाइडेड एट बेसिक प्राइसेस रेदर देन फैक्टर कॉस्ट। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए जो होता है, वो भी अब बेसिक प्राइस पे होगा, ना कि फैक्टर कॉस्ट पे। तो कुल मिला के फैक्टर कॉस्ट को हटा करके बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस, इसको अडॉप्ट कर लिया गया एसएनए 2008 के मुताबिक। Choice of 11-12 as the base year. In India, the base year in the calculation of national account statistics was revised decennally that ends with 1. This is because in the base year, the estimates of national accounts aggregate the workforce. देखिए इन्होंने ये बताया है कि इंडिया में क्या सिस्टम था कि जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक था, उसका बेस ईयर हर बार जो रिवाइज होता था वो एंड विद 1 होता था। एंड विद 1 मतलब क्या हुआ? मतलब 1971 से 1970 से 71 वो वाला बेस ईयर ले लेंगे, फिर 80-81 ले लेंगे, फिर 90-91 ले लेंगे, फिर 2000-2001 ले लेंगे, ऐसे होता था। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि जो बेस ईयर, जो ये नेशनल अकाउंट्स हम लोग मेजर कर रहे थे, उसमें वर्कफोर्स भी एस्टिमेट करना होता था। तो वर्कफोर्स कहाँ से निकलता है? वर्कफोर्स निकलता है सेंसस यानी पॉपुलेशन सेंसस से, जनसंख्या जो वो निर्धारण होता है। दिस प्रैक्टिस वॉज कैरिड ऑन अंटिल द 1980-81 सीरीज। सन 1980-81 तक यही प्रैक्टिस चलती रही कि हर 10-10 साल का बेस ईयर चेंज किया जाएगा। ठीक है। सिंस द 1993-1994 सीरीज, द सीएसओ हैज़ बीन यूजिंग वर्कफोर्स एस्टिमेट्स फ्रॉम द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्विंटिनियल क्विनक्वेनियल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वेज विच आर कंडक्टेड वंस एवरी 5 ईयर।
तो क्या हुआ 1980-81 तक तो यही प्रैक्टिस चलती रही कि हर 10-10 साल पर बेस ईयर चेंज हो रहा है। लेकिन सन 1993-94 से नई प्रैक्टिस शुरू हुई। क्यों? क्योंकि अब जो हमें वर्कफोर्स एस्टिमेट चाहिए था कि वर्कफोर्स कितनी है, वो हमें नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो सर्वे करवाता है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे करवाता है, उसके द्वारा हमको प्राप्त होने लगा, जो कि हर 5 साल पे होता है। समझ गए? तो वर्कफोर्स हमको अब हर 5 साल पे मिलने लगी, तो हमने बेस ईयर भी हर 5 साल पे बदलना शुरू कर दिया। यही कारण है कि हमने 2004-05 के बाद बेस ईयर बदल के 11-12 किया। अब जीडीपी कंप्यूटेशन पर आते हैं। अ कंट्रीज जीडीपी मे बी कैलकुलेटेड इन 3 वेज। जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। पहला क्या है? फ्रॉम अ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड पॉइंट, जो उत्पादकता है उसके हिसाब से। दूसरा क्या है? इनकम जनरेशन, जो आय प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से। और तीसरा है फाइनल यूटिलाइजेशन, की उपयोगिता क्या है उसके हिसाब से। दीज 3 फॉर्म्स आर सर्कुलर इन नेचर। सर्कुलर मतलब ये सभी एक दूसरे से घूम फिर के मिल जाते हैं। तो पहला क्या है? उत्पादकता के हिसाब से, दूसरा है आय के हिसाब से, और तीसरा है उपयोगिता के हिसाब से। तो 3 तरीके से जीडीपी कैलकुलेट होती है। Each is significant because it reflects overall economic activity at the level of 3 basic economic functions, namely production, distribution and disposition। तो ये सभी अपने अपने तरीके से इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं, अपनी अपनी महत्ता है सबकी। क्यों है? क्योंकि सभी 3 तरह की बेसिक जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको दिखाते हैं। क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन मतलब उपयोगिता में आ जाएगा। द 3 वेज टू कंप्यूट जीडीपी एज पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग आर। 3 तरीके क्या हैं? नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है उसके हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 तरीके क्या हैं? पहला है एक्सपेंडिचर वाइज, दूसरा है इनकम वाइज और तीसरा है प्रोडक्ट वाइज। अब आप इसको देखिए, तीनों ही ऊपर से मैच कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर वाइज, इनकम वाइज इनकम जनरेशन वाला हो गया, और प्रोडक्ट वाइज हो गया आपका। तो वो जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड पॉइंट दिया पहला वाला, समझ गया? तो कुल मिलाकर के 3 तरीके से हो गया। ये आप याद कर ले, ये पूछा जाता है इसलिए। एक्सपेंडिचर वाइज, इनकम वाइज, प्रोडक्ट वाइज। एक्सपेंडिचर वाइज में क्या क्या है? कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द एंटिटीज़। जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसके हिसाब से जीडीपी निकालना। इनकम वाइज में क्या है? कैलकुलेट द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो टोटल इनकम जनरेट हो रही है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के द्वारा, वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करना। और तीसरा है कैलकुलेटिंग द टोटल प्रोडक्शन, ओवरऑल उत्पादकता क्या हुई उसके हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट करना। तो पहले बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड की। देखिए ये सब आपका पढ़ा हुआ होगा, लेकिन जब इसको आप एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको एग्जाम के लिए रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस जो नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड में पहले नंबर में बताया है नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम का मतलब होता है प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन, चेंजेस इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इन सबको जोड़ दिया जाए। नेट एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब है? जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को एक दूसरे से घटा बढ़ा दिया जाए, मतलब हमने कितना माल निर्यात किया और कितना माल आयात किया, इनका जो नेट आएगा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए। मान लीजिए हमने निर्यात ज़्यादा कर दिया, आयात कम किया है, या हमने आयात ज़्यादा कर लिया, निर्यात कम किया है, तो जो भी प्लस या माइनस में आएगा वही हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो जीडीपी का देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, सिग एक्स माइनस एम। एक्स माइनस क्या एम का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, एक्स माइनस एम उसी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तभी इसमें दोनों ही, ये अगर माइनस है तो माइनस ही जाएगा। मान लीजिए एक्स अगर ज़्यादा है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा। सिक का मतलब क्या हो गया? सिक का मतलब हो गया कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंजम्पशन हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आपका हो गया टोटल। अब आते हैं इस पर, देखिए अच्छा नीचे डिटेल भी दिया गया है कि किसका क्या क्या मतलब है। तो सी मतलब कंजम्पशन, आई मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। तो कंजम्पशन का मतलब क्या है? दीज इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू फूड, हाउस होल्ड, मेडिकल एक्सपेंसेस, रेंट एक्सेट्रा। तो कंजम्पशन में फूड का, घरेलू खर्चों का, जो दवा इलाज पे जो खर्चा हो रहा है उसका, और जो किराया, ये सब मिला करके जो कंजम्पशन में काउंट हो रहा है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? उसमें क्या क्या जोड़ते हैं? इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू माइन, परचेज ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट फॉर अ फैक्ट्री, परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू हाउसेज, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन्वेस्टमेंट ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज नॉट इंक्लूडेड एज इट फॉल्स अंडर सेविंग्स। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जो भी चीज़ें नई बन रही हैं, चाहे नई माइन बन रही हो, चाहे मशीनरी इक्विपमेंट, ये सब कुछ ना ओवरऑल पूरे देश के लिए देखा जा रहा है, हाउस होल्ड लेवल पे नहीं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू माइन, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ें हैं वो सब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं।
गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में क्या क्या आएगा? इट इज़ द सम ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. इट इंक्लूड सैलरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, परचेज ऑफ वेपन्स फॉर द मिलिट्री एंड एनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय अ गवर्नमेंट. इट डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रांसफर पेमेंट सच एज सोशल सिक्योरिटी और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में क्या क्या आता है? जो भी सैलरी पब्लिक सेक्टर वर्कर्स को दी जा रही हैं वो आएंगी उसमें, जो वेपन्स ले जा रहे हैं मिलिट्री के लिए वो सब आएंगे, और इसके साथ ही साथ कोई और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है अगर तो वो आएगा. लेकिन इसमें जितना भी डीबीटी ट्रांसफ़र होता है, सब्सिडी ट्रांसफ़र होता है, जो पेमेंट सोशल सिक्योरिटी में दिया जा रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स दिया है, भत्ता वगैरह दिया जा रहा है, वो सब इसमें काउंट नहीं होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में. एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब है? दीज इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर ओवरसीज कंजम्पशन. मतलब ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि ओवरसीज यानी देश के बाहर जाएंगे, जो बाहर के लोगों के लिए बनाए गए हैं या यूज़ किए जा रहे हैं. Imports, this includes any goods or services imported for consumption and it should be deducted to prevent from calculating foreign supply as domestic supply. तो ये समझ लीजिए जो इम्पोर्ट है जो बाहर के देश बना रहे हैं इंडिया के लिए, जो इंडिया में यूज़ हो रहा है. ठीक है. इनकम अप्रोच, जीडीपी फ्रॉम द इनकम. देखिए एक्सपेंडिचर अप्रोच खत्म हो गई, अब हम इनकम अप्रोच की बात कर रहे हैं. जीडीपी फ्रॉम द इनकम इज द सम ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट्स. तो उसमें हमने क्या पढ़ा था एक्सपेंडिचर में? सिग एक्स माइनस एम. ठीक है. कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और प्लस एक्स माइनस एम एंड एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. इनकम अप्रोच में तीन चीज़ों को जोड़ा जाता है. क्या क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रॉपर्टी इनकम, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल. तो कुल मिलाकर के इनकम मेथड की जब हम बात करेंगे तो उसमें एम्प्लॉयज़ को जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो, प्रॉपर्टी के माध्यम से जो इनकम हो रही है, आय हो रही है वो, और प्रोडक्शन टैक्सेस और जो भी कैपिटल पर डिप्रिशिएट हो रहा है वो, इन सबको जोड़ा जाएगा. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है? ये क्या क्या दिखाता है? वेजेस, सैलरीज और अन्य प्रकार के एम्प्लॉयमेंट सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो सब कंपनसेशन में काउंट होंगे. प्रॉपर्टी इनकम मतलब क्या हुआ? इट कॉन्स्टिट्यूट्स कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, प्रोप्राइटर्स इनकम, इंटरेस्ट एंड रेंट्स. ठीक है. तो कॉर्पोरेट का प्रॉफिट, प्रोप्राइटर्स की इनकम और किसी प्रकार का ब्याज एवं जो भी किराया आ रहा है वो सब कुछ प्रॉपर्टी इनकम में काउंट होगा. GDP at market price measures the value of output at market price after adjusting for the effect of indirect taxes and subsidies on the prices. Market price is the economic price for which is a current offered in the marketplace. तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि मार्केट प्राइस का क्या मतलब है? वो प्राइस जिस पे वो सर्विस मार्केट में ऑफर की जा रही है. ठीक है. वो सर्विस मार्केट में जितने में बिक रही है, वो जो गुड्स जो भी आइटम है वो जितने मार्केट में बिक रहा है वो उसका एक तरीके से मार्केट प्राइस हो गया, जो कि उसमें से क्लियर हो जा रहा है. ठीक है. तो इसमें उसके बाद आता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. क्या होगा? अगर हम मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ का जो नेट है वो माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा. बस इतना समझ लीजिए. भाई आप ये समझिए कि कोई चीज़ मार्केट में अगर 100 रुपये में बिक रही है. ठीक है. अब उस पर गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ सब्सिडी दे देती है. जैसे अभी सोलर लाइट पे सब्सिडी थी. ठीक है. तो ऐसी चीज़ों में सब सब्सिडी दे दी, या उस पर जो टैक्सेस है, टैक्सेस तो वो चार्ज कर रही है और सब्सिडीज उसमें से कम हो रही है. तो टैक्सेस और सब्सिडीज़ का जो डिफरेंस होगा वो आप मार्केट प्राइस से कम कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल आएगी. देखिए हमने शुरू में ये पढ़ा भी था कि पहले जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे हो रही थी, अब हम मार्केट कॉस्ट पर उसको देखते हैं. ये मेजर चेंज हुआ था SNA यानी स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल अकाउंट्स में. तो नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू क्या हो गया? इन सबको हमें जोड़ना था, हमने ऊपर बताया था. वेज, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो भी ऑपरेटिंग सरप्लस होगा वो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिक्स्ड इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड से वो, डायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी वो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ये सब जोड़कर नेशनल इनकम तैयार हो जाती है. अब NFI ये क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे क्या है कि सपोज़ इंडिया से अगर मान लीजिए 10 लोग बाहर काम करने जा रहे हैं. ठीक है. लेकिन ये भी तो सच है कि बाहर से भी तो 2 4 5 10 लोग, कुछ लोग या 20 लोग इंडिया काम करने आ रहे हैं. बहुत ऐसी इंडिया में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर फॉरेनर्स काम कर रहे हैं. नॉट दैट कि यूरोपियन ही से फॉरेनर नहीं है. अगर वो किसी भी देश से आ रहे हैं, वियतनाम से भी आ रहे हैं, अगर वो बांग्लादेश से भी काम कर तो भी उनको फॉरेनर काउंट किया जाएगा ना. तो ऐसे में क्या होता है कि जो ओवरऑल इनकम है, जो यहाँ सैलरीज लोग पा रहे हैं वो अपने घर भेजेंगे बाहर, और जो बाहर यहाँ से जो लोग बाहर काम करने गए इंडिया से वो सैलरी अपनी यहाँ भेजेंगे या कुछ पैसा भेजेंगे इंडिया. तो वो जो रीइंबर्समेंट होगा इधर से उधर जो पैसा मूव करेगा, जो ओवरऑल प्लस या माइनस से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट देखते हैं उसी तरह से पैसे का भी होता है. तो जो फॉरेक्स ओवरऑल प्लस या माइनस होगा उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. NFI है वो होता है. अब आते हैं तीसरी अप्रोच पे, दैट इज प्रोडक्ट अप्रोच. इन इंडिया फॉर ऑल दीज ईयर्स वी हैव बीन गेटिंग GDP प्रोडक्ट वाइज. वी कैलकुलेट हाउ मच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर एंड एग्रीगेटेड. तो इंडिया में क्या है, इतने साल से क्या होता है, GDP जो है वो प्रोडक्ट वाइज हो रही थी. हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हुआ है हर एक सेक्टर में, और वो
जीडीपी फिगर निकालने में मदद करता है। तो प्रोडक्ट आउटपुट वैल्यू एडेड मेथड क्या है? तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? जीडीपी मार्केट प्राइस जो है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, एनएफएआई यानी नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे और गवर्नमेंट सब्सिडीज जोड़ देंगे। तो ये ओवरऑल नेशनल इनकम हो जाएगा। रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस क्या है? इट्स सिंपली द वैल्यू ऑफ टुडेज आउटपुट एट यस्टरडेज प्राइस मीनिंग सेम बेस ईयर। तो देखिए जीडीपी बेसिकली दो तरह से याद रखें, एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब क्या हुआ? असली में जीडीपी कितनी है। देखिए हमने अभी शुरू में पढ़ा था बेस ईयर। जब बेस ईयर आपने फिक्स कर दिया 2011-12, तो अब आप जब भी भले ही आप 2018 में जीडीपी निकाल रहे हैं, लेकिन आपको बेस ईयर आपका क्या है? 2011-12। तो जब आप 2018 की जीडीपी जो आपने कैलकुलेट करी उसको बेस ईयर के प्राइजेस यानी 2011-12 थे जब आप उससे एडजस्ट कर देंगे तो उसको बोलेंगे रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या हुआ कि टुडेज आउटपुट और टुडेज प्राइस, मतलब कि 2018 में कैलकुलेट कर रहे हैं और 2018 के प्राइसेस ले रहे हैं, बेस ईयर से मतलब नहीं है। तो दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी। बस इतना सिंपल सा मतलब है। तो जब हम रियल जीडीपी देखते हैं ना तो वो दिखाता है रियल में ग्रोथ कितनी हुई है भाई, 11-12 से लेकर अब तक क्या चीज़ें में परिवर्तन आया, कितनी कमाई बढ़ी है या कितना नुकसान हुआ है। तो वो असली में जो इन्फ्लेशन वगैरह जो चीज़ें हैं वो तभी समझ में आती है जब रियल जीडीपी ज़्यादा मीनिंगफुल है। ये ध्यान रखिएगा। जीडीपी कंसेप्ट्स। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंज्यूम्ड और यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग और गुड और सर्विसेज। तो फैक्टर ऑफ कॉस्ट बेसिकली क्या है? ओवरऑल प्रोडक्शन करने में या कंज्यूम करने में कितना प्रोडक्ट में क्या पैसा लगा है, क्या चीज़ है, वो सारा चीज़ें प्लस माइनस करने पर जो आता है वो फैक्टर कॉस्ट है। बेसिक प्राइस क्या होता है? बेसिक प्राइस इज द अमाउंट रिसीवेबल बाय द प्रोड्यूसर फ्रॉम द परचेजर फॉर अ यूनिट ऑफ गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एज आउटपुट माइनस एनी टैक्स पेबल। तो बेसिक प्राइस बेसिकली क्या है? वो अमाउंट है जो कि प्रोड्यूसर परचेजर से प्राप्त करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, लेकिन उसमें से टैक्स पेबल माइनस हो जाएगा और सब्सिडी जो है उसमें ऐड हो जाएगी। तो जो प्रोडक्शन ऑफ सेल बनेगा वो क्या होगा? बेसिक प्राइस होगा। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच अ प्रोड्यूस सोल्ड। नाम से समझ में आ रहा है कि वो प्राइस जो मार्केट में जो जिस रेट पर मार्केट में चीज़ बिक रही है वो मार्केट प्राइस हो गया। सब्सिडी और टैक्स एडजस्ट कर दिया तो बेसिक प्राइस हो गया। और फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? ओवरऑल जो प्रोड्यूस करने में कॉस्ट लग रही है वो फैक्टर कॉस्ट होगी। ठीक है, बनाने में जो खर्चा है वो फैक्टर कॉस्ट हो गया, बिक जितने में रहा है वो मार्केट प्राइस हो गया, और सब्सिडी और टैक्सेस को एडजस्ट कर दिया तो बेसिक प्राइस हो गया। ये ऐसे याद कर लीजिए। GVA at basic prices. Gross value added यानी GVA is the measure of the value of goods and services produced in an area, industry or sector of an economy less intermediate consumption over a specified period of time. तो GVA बेसिकली क्या है? GVA गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं किसी भी एरिया में, इंडस्ट्री में या सेक्टर में, वो जिसमें से क्या कंजम्पशन जो है इस पर्टिकुलर टाइम में वो माइनस कर दिया जाएगा बस। GVA एट बेसिक प्राइस इज द इक्वल टू GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो GVA एट बेसिक प्राइस है। अच्छा ये सब 2011 में किया गया है, इसीलिए ये बताया गया था 2004-5 बार चेंज किया गया जो SNA के हिसाब से शुरू में डिस्कस किया था वही है ये। तो GVA एट बेसिक प्राइस इक्वल्स टू क्या है? GVA एट फैक्टर कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमने ऊपर पढ़ा था वो, प्लस प्रोडक्शन के टैक्सेस और माइनस प्रोडक्शन की सब्सिडीज। तो क्या आ जाएगा? GVA एट बेसिक प्राइस आ जाएगा। फिर GDP एट मार्केट प्राइस क्या होता है? जो GVA एट बेसिक प्राइस ऊपर जो निकाला है उसमें से अगर हम प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्ट के टैक्सेस हैं वो माइनस कर दें और प्रोडक्ट की सब्सिडीज माइनस कर दें, तो जो बन नहीं सॉरी प्रोडक्ट के टैक्सेस को ऐड कर दें और प्रोडक्ट की जो टैक्स सब्सिडीज हैं उनको माइनस कर दें। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों में बेसिक प्राइस में को निकालने के लिए हमने क्या किया है? GVA में जो फैक्टर कॉस्ट मतलब जितने पे चीज़ बन रही है वो, प्लस उसमें जो टैक्स लग रहे हैं वो, और जो सब्सिडीज़ प्राप्त हुई हैं उसको माइनस, तो हमें बेसिक प्राइस पे ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राप्त हो गया। अब GDP प्राप्त करनी है हमको, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त करना है मार्केट प्राइस पे, तो हमने क्या किया? बेसिक प्राइस मतलब जितने पे चीज़ हमने बना करके और उसमें टैक्सेस जो एडजस्ट किए थे ऊपर जो पढ़ा था वो, साथ ही साथ उसमें जो प्रोडक्ट से संबंधित जो टैक्सेस हैं वो ऐड कर दिए और जो प्रोडक्ट से संबंधित जो सब्सिडीज़ प्राप्त हो रही हैं उसको माइनस कर दिया। तो वो क्या आ गया? GDP एट मार्केट प्राइस। ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि बेसिक प्राइस क्या होता है? जब फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस जोड़े जाओ सब्सिडी माइनस किया तो बेसिक प्राइस आ गया। मार्केट प्राइस क्या होता है? जब बेसिक प्राइस में टैक्सेस जोड़े जाओ सब्सिडीज माइनस कर दिया तो मार्केट प्राइस आ जाता है। ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, उसी को फार्मूला के बेसिस पे दे दिया है। ये सारा फार्मूलाज आप लोग अलग पेजेस पे नोट कर सकते हैं जो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में बहुत काम आएगा। प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज independent of the quantity volume of production. Some of the examples of production taxes are land revenue, stamp fees, registration fees,
ये सब बात की। देखिए अब इन्होंने नीचे बताया, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना कि जीवीए निकालने के लिए हमने प्रोडक्शन टैक्सेस प्लस माइनस किए थे, और जीडीपी निकालने के लिए प्रोडक्ट टैक्सेस। तो क्या फ़र्क है? प्रोडक्शन टैक्स इन्होंने ये कहा है कि प्रोडक्शन टैक्स का मतलब क्या होता है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी या वॉल्यूम उससे जनरेट हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। ये बेसिक टैक्सेस है एक तरीके से। क्या? जैसे लैंड का रेवेन्यू, स्टैम्प फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स जो हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती हैं प्रोडक्शन टैक्सेस में। कि अगर आपको चाहे एक प्रोडक्ट अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो भी आपको इतना ही देना पड़ेगा, और 100 करना है तो भी देना पड़ेगा। कुछ नहीं भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, आपने सिर्फ फैक्ट्री बनाई है तो उसके लिए भी आपको स्टैम्प फीस, लैंड रेवेन्यू चार्जेस सब पे करने ही पड़ेंगे। भाई आपने मान लीजिए कोई दुकान किराए पर ली, ठीक है, अब उसमें आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेथ मशीन आपने लगाई, अगर आप मान लीजिए प्रोडक्ट नहीं भी बना पा रहे हैं, वो दुकान बंद भी पड़ी है, तो भी आपको बिजली का बिल, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, ये सब तो पे करना पड़ेगा ना। तो समझ लीजिए वो सब क्या हो गया? प्रोडक्शन टैक्सेस हो गया। उसी तरह से प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है? प्रोडक्ट टैक्स क्या होता है? वो क्वांटिटी के हिसाब से होता है कि कितनी क्वांटिटी हमने बनाई, वो पर आइटम के हिसाब से होगा। जैसे मैंने भी आपने कहा कि आपने फैक्ट्री लगाई, उसमें लेथ मशीन लगाई, अब आप उसमें प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो जो पर यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से होगा एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो सब क्या हो गया? प्रोडक्ट टैक्स हो गया। और वही सब्सिडीज़ हो जाएंगी उसी के हिसाब से। तो जीवीए एट बेसिक प्राइस जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हम प्रोडक्शन टैक्सेस की बात कर रहे थे, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात हमने की तो हमने प्रोडक्ट टैक्स की बात करी। ठीक है, ये दोनों का फ़र्क हो गया। आगे उन्होंने कंपेयर किया है जीवी और जीडीपी को। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एस्टिमेटेड यूजिंग टू मेन मेथड्स, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। तो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है डिमांड साइड, एक है सप्लाई साइड का। जीवी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। अंडर सप्लाई साइड द वैल्यू एडेड बाय द वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज आर एडेड अप टू डिराइव द ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जीवीए के अंतर्गत सप्लाई साइड यानी जो सप्लाई कर रहा है उस साइड में हर एक सेक्टर का अलग अलग देखा जाता है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो। इसे हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। तब जाके हमें जीवीए पता चलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड ओवरऑल इकोनॉमी में क्या है। तभी जीवीए जो है वो ज़्यादा सही पैरामीटर एक तरीके से। जीडीपी में क्या होता है, इसमें देखते हैं अंदर डिमांड साइड की क्या क्या उपभोग किया जा रहा है। तो अंडर डिमांड साइड जीडीपी इज अराइव्ड बाय एडिंग ऑल द एक्सपेंडिचर डन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में हर प्रकार के जितने प्रकार के खर्चे हो रहे हैं उन सबको जोड़ने से जो प्राप्त होता है वो क्या है? जीडीपी होता है। तो उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर साइड से, और प्लस वो डिमांड साइड से डिवाइड हो रहा है, डिप्लॉय हो रहा है। जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए एडेड विद द नेट टैक्सेस माइनस। नेट टैक्सेस का मतलब क्या है? टैक्स माइनस सब्सिडीज हम ऊपर पढ़ चुके हैं। वाइल जीडीपी इज अ गुड मेजर इन कंपैरेटिव स्टडीज कंपेयरिंग इकोनॉमीज, जीवीए इज बेटर मेजर टू कंपेयर डिफरेंट सेक्टर्स विद इन द इकोनॉमी। इन्होंने ये बताया कि जीडीपी का आप अगर फॉर्मूला वाइज समझे तो जीडीपी इज इक्वल्स टू जीवीए प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो आ गया जीडीपी। ठीक है, अभी उन्होंने ये कहा है कि जीडीपी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इकोनॉमीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब आप इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी कंपेयर करें, ठीक है, इंडिया यूएस या इंडिया जापान, किसी भी दो कंट्रीज़ की या दो ज़्यादा कंट्रीज़ की जब आप इकोनॉमी कंपेयर कर रहे हैं तो जीडीपी एक सही पैरामीटर है। लेकिन विद इन द इकोनॉमी जब आप सेक्टर्स कंपेयर कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर है कि इंडस्ट्री सेक्टर बेटर है कि क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो जीवीए एक बेटर मेजर या बेटर पैरामीटर है। देखिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and also comment on the video, like the video, share the video, and do let me know if you have any feedbacks. Gross domestic product यानी GDP, it is the total market value of all the final goods and services produced within the territorial boundary of country using domestic resources during a given period of time, usually 1 year. देखिए ये फिक्स डेफिनेशन है जो आप आज से नहीं, जब से आपने बैंक की तैयारी शुरू करी होगी तब से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी समझाने वाला है। हिंदी में इतना समझ लीजिए कि जीडीपी का मतलब टोटल मार्केट वैल्यू जो भी गुड्स सर्विस बना रहे हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टेरिटोरियल बाउंड्री जो कंट्री की उसके अंदर बनाया जाए, जो भी घरेलू रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यूजुअली 1 साल के अंदर। बस ये मतलब है, इसमें सारे पैरामीटर सेट कर दिए इन्होंने। तो उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम यानी जीएनआई एट मार्केट प्राइस, इसके लिए फार्मूला बताया है, जीडीपी मार्केट प्राइस का प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट्स, नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर आ गया नेट रिसीवेबल अब्रॉड, ये NFI जो हमने बताया था ना, नेट फॉर इनकम वाला, वो है, प्लस प्रॉपर्टी इनकम, नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये ग्रॉस नेशनल इनकम दिखाएगा। तो ओवरऑल जीएनआई निकालने के लिए हमने अब्रॉड की इनकम को भी काउंट किया है, क्योंकि वो ओवरऑल है तो नेशनल इनकम ना, भले ही बाहर से पैसा आ रहा है लेकिन आ तो इंडिया में रहा है, इंडिया का ही है वो। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? इज इक्वल टू जीडीपी प्लस टोटल कैपिटल गेंस फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली। तो ये हो गया आपका
ओवरऑल जो नेट इनकम है, नेट रिसीट है, वो हो गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी। तो जीडीपी के साथ आप नेट रिसीवेबल्स जो हैं वो कर लेंगे। नेट रिसीवेबल्स में क्या हुआ कि ओवरऑल आप इंडिया ने जो बाहर पैसा लगा रखा है इंडिया के लोगों ने, और जो बाहर के लोगों ने इंडिया में लगा रखा है, ये समझ लीजिए, वो यहाँ जो अर्न कर रहे हैं, तो वो जब दोनों को नेट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो जो निकलेगा उसको बोलते हैं नेट रिसीवेबल्स। ठीक है, अब आता है यूटिलिटी पे, जो हमने तीसरा मैसेज देखा था यूटिलिटी वाला। Like the inequality of income distribution among population, there could be regional disparity in GDP, with a few developed states contributing the most to the country's GDP and a majority of less developed। देखिए यूटिलिटी से इन्होंने ये बताया है कि होता क्या है, जैसे कि पॉपुलेशन ओवरऑल मान लीजिए इंडिया ने मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हर स्टेट ने बराबर बराबर प्रोड्यूस किया हो। कुछ स्टेट ने ज़्यादा प्रोड्यूस किया हो, कुछ स्टेट्स ने कम प्रोड्यूस किया होगा। तो इसीलिए यूटिलिटी के बेस पर भी देखा गया कि हर स्टेट का ज्योग्राफिकली फ़र्क पड़ता है, कि कभी कोई मान लीजिए कोई चीज़ स्पेशली यूपी में बेटर बना रही है लेकिन केरल में कम बन रही है, कोई चीज़ केरल वाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन राजस्थान वाले ख़राब परफॉर्म कर रहे हैं, समझ गए। तो स्टेट वाइज जियोग्राफिकली मैटर करता है, तो वो बताया गया है, वो इनइक्वालिटी मेंटेन रहती है। हायर जीडीपी डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई हायर वेलफेयर। साथ साथ ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर जीडीपी ज़्यादा है किसी की तो उसका वेलफेयर यानी कल्याणकारी योजनाएं भी ज़्यादा हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए क्या किया गया है, जीडीपी को एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आदि से वर्ल्ड बैंक ने जोड़ दिया है, कि जिससे कि ये भी पता चले कि ओवरऑल लोगों का वेलफेयर कितना अच्छा हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना अच्छा है। वन ऑफ द न्यूएस्ट कॉन्सेप्ट्स इन जीडीपी टुडे इज द ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी नाम से देखिए आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन या उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप सारे वनों को काट डालें या पेड़ों को काट डालें या नदियों को आप सुखा दें। तो कुल मिलाकर के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रोकने के लिए भी ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया, जिससे कि ग्रोथ के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी यानी इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जा सके। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्वेश्चन में बताए हैं, क्या इंडिकेटर है उसका मतलब क्या है। जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस का इकोनॉमी कैसी है। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पर वर्कर का मतलब क्या है, लेबर कॉस्ट कितनी है। इस तरह से उन्होंने आगे बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आपको उसको डिस्कस नहीं कर रहा है, ये नहीं पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। अब डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एग्रीगेट्स। इफ एन इंडियन ओन्स अ बिजनेस फर्म इन द यूएस एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम दैट, इट वुड बी इंक्लूडेड इन जीएनपी ऑफ इंडिया एंड जीडीपी ऑफ यूएस, बट एज द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आउटसाइड द नेशंस बॉर्डर, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इंक्लूडेड, द जीडीपी बिकम्स जीएनपी। देखिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताया है कि जीडीपी और जीडीपी में देखिए हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा टेरिटोरियल बाउंड्री, मतलब विद इन द बाउंड्री। लेकिन सपोज करिए आप कि इंडिया का कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने यूएस में या लंदन में या कहीं भी अपनी फैक्ट्री डाली हुई है और इनकम अर्न करके वो इंडिया आ रही है, क्योंकि रजिस्टर्ड तो इंडिया में बेसिकली। तो कुल मिलाकर के जो पैसा इंडिया आ रहा है उस माध्यम से या उस तरीके से, तो वो इनकम में तो काउंट होगा लेकिन प्रोडक्शन में काउंट नहीं होगा। इसीलिए उसको जीएनपी में ले लेंगे, ना कि जीडीपी में। मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में तो ले लेंगे लेकिन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नहीं लेंगे, क्योंकि डोमेस्टिकली वो नहीं बन रहा है, बस इतना सा फ़र्क है। तो वो इंडिया के जब मतलब यूएस में चीज़ बन रहा है तो यूएस के जीडीपी में काउंट हो जाएगा वो, क्योंकि डोमेस्टिकली वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, और इंडिया के जीएनपी में काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट यहाँ का है, पैसा यहाँ आ रहा है उसका। व्हेन वी अलाउ फॉर द वेयर एंड टेयर ऑफ फैक्ट्री मशीन्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स एंड रिप्लेसमेंट डेप्रिसिएशन। देखिए जीडीपी और जीएनपी को एनएनपी और एनडीपी बनाने के लिए, एनएनपी मतलब क्या है, नेट है, तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए क्या करना होता है, बस डेप्रिसिएशन अलाउ करना होता है। इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, ये इतना ही, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और साथ ही साथ मार्केट प्राइस के जब फैक्टर कॉस्ट में करना है हमको, तो हमें क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट के ऊपर हमें वो माइनस कर देना है, जो मार्केट प्राइस है उसमें से हमें नेट सब्सिडीज़ मतलब नेट टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ जो है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ये समझ लीजिए, ये दो चीज़ें बहुत सिंपल हैं। या उल्टा समझ लीजिए कि फैक्टर कॉस्ट में अगर नेट टैक्सेस और सब्सिडीज़ को जोड़ देंगे तो फिर मार्केट प्राइस आ जाएगा। देखिए उसी को नीचे फॉर्मूला वाइज दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको बता दिया है, जीडीपी को एनएनडीपी और जीएनपी को एनएनपी यानी ग्रॉस को नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन को कंसीडर कर लो, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो जो नेट टैक्सेस हैं मतलब नेट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ वाला जो हमने ऊपर पढ़ा था उसको कंसीडर कर लो। बस जीडीपी से एनडीपी और जीडीपी से एनडीपी, जीएनपी से एनएनपी और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तैयार हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम दिए हैं, जीडीपी बताया है, नेशनल प्रोडक्ट बनाया, देखिए नीचे फॉर्मूले दिए हुए हैं, देखिए आ गया। एनडीपी जब तैयार करना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, ठीक है, जीडीपी में से। इसी तरह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में भी इन्होंने किया है, जीएनपी को एनपी बनाना है तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल कितना पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है और बाहर से यहाँ आ रहा है सैलरी बेसिस पे लोगों की, उसको क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तो नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर निकालना है हमको, जीएनपी से एनएनपी बनाना है, तो हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन को कंसीडर कर लिया। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है तो हमने फिर एनएफआईआई को कंसीडर कर लिया, ठीक है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एनडीपी एट मार्केट प्राइस, इसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ को जब आप प्लस माइनस कर देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकल आता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत ईजिली अगर एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, देखिए इसमें फॉर्मूला दिया है नीचे। मैंने आपको बताया था कि रियल जीडीपी मतलब असली जीडीपी, तो वो बेस ईयर को से जब कंसीडर करेंगे तो असली जीडीपी निकल आएगी ना। तो जो मान लीजिए 2018 में जो एनएनपी निकल के आया, एनएनपी में भी देखिए वही लाओ, नेट नेशनल प्रोडक्ट, करंट ईयर 2018, सपोज 2024 चल रहा है, तो 2024 में जो एनएनपी निकल करके आया उसको हम बेस ईयर का जो इंडेक्स है और करंट ईयर के इंडेक्स दोनों से एडजस्ट कर देंगे तो रियल एनएनपी आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट लगे वो फार्मूलाज नोट करते चलिए, इट विल हेल्प यू इन द फाइनल गो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच।